हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है द रेलेवेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एज रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बता देता हूँ। रेलिवेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की महत्वता, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ का मतलब क्या होता है? जो हमारे कल्चर हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारी काइंडनेस है। काइंडनेस का मतलब होता है किसी के प्रति कंपैशन, दया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ह्यूमैनिटीज़ में आ गई। जो हमारे बिलीव्स हैं, हमारे कल्चर हैं, हमारी जो काइंडनेस है किसी दूसरे ह्यूमन के प्रति, एज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी का विरोध करना, किसी के खिलाफ खड़े होना। तो ये जो है हमारी ह्यूमैनिटीज़ हैं, हमारे जो कल्चर्स हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारी जो काइंडनेस है, किसी के प्रति दया है, उसको हम लोग कैसे एक विरोध की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक रेसिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं दूसरी चीज़ों को रोकने के लिए, बाकी चीज़ों को रोकने के लिए। अब ये तो इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। हेडिंग से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो हमारा आर्ट है, हमारा कल्चर है, वो हमें क्या बताता है और किस तरह से वो हमारे समाज को बदलने में हमारी हेल्प कर सकता है। इस आर्टिकल में वो पढ़ाया गया है, जो कि मैं आपको एक एक लाइन को हिंदी में पढ़ाऊँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो देखना और उसके बाद इसको जाके एक बार खुद से रीड करना। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक दे दूँगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा उसमें मैं पिन करके रखूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। मेरा नाम है अभिलाष, देखना वीडियो लास्ट तक। तो क्या लिखा हुआ है? सॉन्ग्स आर स्नीकी थिंग्स। जो सॉन्ग्स होते हैं, जो गाने होते हैं, वो क्या होते हैं? एक स्नीकी थिंग्स होती हैं। स्नीकी का मतलब क्या होता है ना, जो मतलब जो स्नीकी को आप लोग बोल सकते हो जो गड़बड़ है, मतलब जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसको बोलते हैं स्नीकी। तो सॉन्ग्स जो हैं वो स्नीकी होते हैं। दे कैन स्लिप अक्रॉस बॉर्डर्स, मतलब आपको पता है इंडिया में जो गाने होंगे वो पाकिस्तान में भी सुने जाएंगे और भी कंट्रीज़ में सुने जाएंगे। तो गाने जो है ना वो अक्रॉस द बॉर्डर्स भी जाते हैं। प्रोलिफरेट इन प्रिजन्स। प्रोलिफरेट का मतलब होता है फैलना। ये प्रिजन्स जो हमारी जेलें हैं वहाँ पे भी बजाए जाते हैं। पेनिट्रेट हॉट शेल्स। पेनिट्रेट का मतलब होता है घुसना। ये जो हॉट शेल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी घुसते हैं। मतलब हर जगह पे जो हमारे गाने हैं वो बजाए जाते हैं। इसमें कोई कंट्री का वो नहीं है, आप फॉरेन कंट्रीज़ के गाने सुन सकते हैं। द राइट सॉन्ग एट द राइट मोमेंट कुड चेंज हिस्ट्री। एक सही गाना एक सही समय पे पूरी हिस्ट्री को चेंज कर सकता है। ये किसने बोला था? पीटी सैगर ने। ठीक है, उसके बाद द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड द लिबरल आर्ट्स इज अंडरपाइंड बाय द क्वेश्चन ऑफ वैल्यू विद द लाइफ एनरिचिंग बिलीव्स एंड आइडियाज़ आर्टिकुलेटेड बाय आर्टिस्ट एंड फिलोसफर्स। जो स्टडी है ह्यूमैनिटीज़ की, मतलब ह्यूमन को स्टडी करना, उनके बिलीव्स को, उनके कल्चर को, उनकी आर्ट को स्टडी करना, इसको सपोर्ट करता है। अंडरपाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना। तो इसको सपोर्ट करता है कौन? इस अंडरपाइंड बाय द क्वेश्चन ऑफ वैल्यू। वैल्यू का मतलब हमारे जो संस्कार हैं वो इस चीज़ को, हमारी आर्ट को, हमारी कल्चर को सपोर्ट करते हैं। अगर पुरानी आप कोई पेंटिंग देखोगे, कोई गाना सुनोगे, कोई बिल्डिंग देखोगे, तो उससे हमारे जो बिलीव्स हैं वो हमें पता चलते हैं, हमारा कल्चर पता चलता है, हमारी संस्कार पता चलते हैं। विद लाइफ एनरिचिंग बिलीव्स, हमारे बिलीव्स पता चलते हैं, हमारे आइडियाज़ पता चलते हैं, जो कि आर्टिस्ट और फिलासफर्स हमें जो है वो बताते हैं। ठीक है, any attempt to understand the relevance of humanities in the murky age of neoliberalism is a move towards confronting the social and political magnitude of multiplicity। कोई भी अटैम्प्ट, कोई भी प्रयास करना हमारे जो रेलेवेंस है ह्यूमैनिटीज़ की, उसको समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ये एक कौन सी एज में, जो एक मर्की एज है। मर्की एक मतलब होता है जो बदलता हुआ युग है, जो चेंजिंग जनरेशन है, जो न्यू लिबरलिज्म की सोसाइटी है। न्यू लिबरलिज्म का मतलब होता है एक नए विचार हैं जिनमें एक लिबरल सोच है। ठीक है, इज़ ए मूव टूवर्ड्स कन्फ्रंटिंग दी सोशल एंड पॉलिटिकल मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ये एक मूव होगा, मतलब एक मूव का मतलब होता है एक कोई प्रयास होगा
किस चीज़ को कन्फ्रंट करने के लिए, कन्फ्रंट का मतलब होता है किस चीज़ का सामना करने के लिए या पता करने के लिए, जो हमारा सोशल और पॉलिटिकल मल्टीप्लिसिटी है। मल्टीप्लिसिटी मतलब अलग अलग हमारे जो कल्चर्स हैं। और एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब होता है जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाना, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में एग्जाइल होना, मतलब किसी को भेजना। एंड मोर देन एनीथिंग द इनएविटेबिलिटी ऑफ डिबेट इन ए ट्रू डेमोक्रेसी। इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, मतलब जिस चीज़ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनएविटेबिलिटी। और ये जो हमारे कल्चर है ना, ये जो हमारा प्रयास है, ये हमें एक और चीज़ बताता है कि जो डिबेट है ना, उसका महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है एक ट्रू डेमोक्रेसी में। इट इज़ इंडीड एन एक्सरसाइज इन शेपिंग अवर रेसिस्टेंस अगेंस्ट इग्नोरेंस, एनिमोसिटी एंड फॉरगेटिंग। एनिमोसिटी का मतलब होती है शत्रुता, ठीक है, जो आपका दुश्मन हो। तो अगर हम लोग हमारे कल्चर को समझने का प्रयास करेंगे तो ये एक इंडीड का मतलब होता है वास्तविकता। ये वास्तविकता में एक एक्सरसाइज होगी, एक प्रैक्टिस होगी। हमारी जो रेसिस्टेंस है, हमारा जो विरोध है अगेंस्ट इग्नोरेंस, मतलब जो हम लोग इग्नोर करते हैं चीज़ों को, या जो हमारी एनिमोसिटी है। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, जो दुश्मनी है और जो फॉरगेटिंग है, इन चीज़ों के प्रति हमारा जो विरोध है, ये सारी चीज़ें जो है वो बताती हैं, और ये उस चीज़ के लिए एक अटैम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद एक कनेक्ट का मतलब होता है संबंध। आर्ट इंडीड एंड रीचेस थॉट एंड एक्शन। जो आर्ट है, जो कला है ना, वो हमारे थॉट भी बताती है और हमारे एक्शन भी बताती है। वी नीड टू इनकलकेट ए कमिटमेंट टू एस्थेटिक्स एज ए पावरफुल मीन्स ऑफ इमेंसिपेटरी पॉलिटिक्स इन टाइम्स ऑफ फंडामेंटल ट्रांजिशन। तो हमें इनकलकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना या फिर समझना। हमें एक कमिटमेंट करने की ज़रूरत है टू एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब होता है एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड, एक उसकी कल्पना करने की ज़रूरत है। एक ऐसा पावरफुल मीन्स, उसको एक मतलब एक पावरफुल मीन्स बनाने की ज़रूरत है जो कि इमेंसिपेटरी पॉलिटिक्स हो इन द टाइम्स ऑफ फंडामेंटल ट्रांजिशन। इमेंसिपेटरी का मतलब होता है जिसमें हर बंदे को हर चीज़ करने की आज़ादी है, इंडिपेंडेंट है। और इन टाइम्स ऑफ फंडामेंटल ट्रांजेक्शन, पूरा मतलब क्या हुआ कि हमें एक इनकुलकेट करने की ज़रूरत है, मतलब एक कमिटमेंट करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को एक डिटरमाइन करने की ज़रूरत है, एक लक्ष्य रखने की ज़रूरत है। किसके प्रति, एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड के प्रति, जो कि एक पावरफुल मीन्स हो इमेंसिपेटरी पॉलिटिक्स का, मतलब जिसमें सबको इंडिपेंडेंट दी जाए इन टाइम्स ऑफ फंडामेंटल ट्रांजेक्शन। जबकि पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक ट्रांजेक्शन हो रही है, एक चेंज हो रही है, तो हमें इस चीज़ को अप्लाई करने की ज़रूरत है। हियर इन लाइज अवर होप एंड अवर ड्रीम्स। इन चीज़ों में हमारी जो उम्मीदें हैं और जो हमारी ड्रीम्स हैं वो लाई करती हैं। वी हु लिव टुडे हैव स्लोली बिगन टू रिमेंबर अवर हिस्ट्री एंड अवर पॉइंट सॉन्ग्स। हम जो अभी रह रहे हैं, आज जिंदा हैं, हम लोग स्लोली जो है ना, हमारी जो हिस्ट्री है और हमारे जो पॉइंट्स के जो सॉन्ग्स हैं, उनको हम लोग जो है वो रिमेंबर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ए लाइफ लिव्ड in art struggles to transmit the voices of the masses to the powerful, for whom it is increasingly become difficult to ignore the rising tide of radical social inquiry and irreverent thinking। तो एक ऐसी लाइफ जो कि आर्ट स्ट्रगल में निकली हो, मतलब एक कला के प्रति एक स्ट्रगल में निकली हो, टू ट्रांसमिट द वॉइसेस ऑफ मासिस, ताकि जो पूरे लोगों की जो वॉइसेस हैं, जो आवाज़ें हैं, उनको ट्रांसमिट किया जाए, उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। टू दी पावरफुल, उन लोगों के पास जो कि पावरफुल है। फॉर होम इट इज़ इंक्रीजिंगली बिकम डिफ़िकल्ट, ऐसे लोग जिनके लिए ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई हैं कि वो इग्नोर करें जो राइजिंग टाइड है रेडिकल सोशल इंक्वायरी की। रेडिकल मतलब जो कट्टरता है ना, उस चीज़ों को इग्नोर करना जिन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है। एंड इरेवरेंट थिंकिंग, इरेवरेंट मतलब जो बेकार थिंकिंग है, बकवास थिंकिंग है, ठीक है, उन लोगों के लिए आर्ट स्ट्रगल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चलती हैं। वेस्क्लेव हैवल द प्ले राइट फ्रॉम दी स्लोवोकिया राइट्स। तो एक आथर है हैवल के, उन्होंने लिखा था, इन सच ए वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ रूथलेस इकोनॉमिक्स, फैनाटिज्म एंड ट्राइबलिज्म, आवर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन द डिग्री टू विच वी एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर सेल्फ एंड द वर्ल्ड। तो उन्होंने क्या लिखा था कि एक ऐसी दुनिया जो कि रूथलेस इकोनॉमी है, जिसमें रूथलेस मतलब होता है जो काफ़ी मतलब हार्ड है, काफ़ी अच्छी नहीं है, रूथलेस है। फैनाटिसिज्म का मतलब क्या होता है, कट्टरता, ठीक है, जिसमें कट्टरता है, शत्रुता है। ट्राइबलिज्म है, मतलब जो हमारी ट्राइबल्स कम्युनिटी हैं वो अपने आप को एक दूसरे से ऊपर मानती हैं। तो हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है कि किस तरह से हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं हमारे लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। इट इज़ इन जॉन स्टेनबेक्स नॉवल, तो एक नॉवल था, उसमें बोला गया था, द ग्रेप्स ऑफ रैथ। रैथ का मतलब होता है एकदम खराब,
that I see this solemn sense of duty in George's statement. Whenever there is a cop beating a guy, whenever there is a fight against the hatred in the air, look for me, mom, I will be there. तो उन्होंने बोला था कि जब भी कोई एक कॉप, एक पुलिस वाला जो है एक गाय को मार रहा है, गाय का मतलब एक लड़के को मार रहा है, जब भी फाइट हो रही है हेटेड के खिलाफ, दुश्मनी के खिलाफ, तो मैं हमेशा वहाँ रहूँगा, ठीक है, आई विल बी देयर। इन हीज वॉइस आई हियर द क्राई ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड स्मूथड बाय ए पुलिसमैन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो उन्होंने ये जो मतलब कविता लिखी है ना, इसमें जो ऑथर हैं हमारे जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, वो बोल रहे हैं कि उनकी इस आवाज़ में मैं जो जॉर्ज फ्लॉयड था जिनकी मृत्यु हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, जिनको पुलिस वाले ने मार दिया था, उसकी मैं आवाज़ सुन रहा हूँ। एंड इन दी फॉर्मर्स एजिटेशन ऑन दी बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली, और जो फॉर्मर का एजिटेशन हुआ था दिल्ली में, उनकी आवाज़ सुन रहा हूँ। आई हियर इट इन द क्राई ऑफ ट्राइबल्स स्टीयर्ड बाई द स्टैन स्वामी हु फॉट एंड डाइड फॉर देयर राइट्स। और यही आवाज़ मैं ट्राइबल्स के मतलब उनकी जो वो रो रहे हैं, उनकी आवाज़ों में भी यही मैं सुन रहा हूँ, जो कि जिसको जो स्टैन स्वामी है, स्टीयर्ड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया था और वो उनके लिए लड़े थे और मरे थे, ठीक है। आई सी हियर एंड ओवर पावरिंग अनसर्टेनिटी रिफ्लेक्टेड इन द लैक ऑफ बैलेंस बिटवीन द बोल्ड ऑफ ऑट एंड एवरी डे वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसिव रियलिटी। मैं क्या कर रहा हूँ, अवर पावरिंग का मतलब होता है जोरदार, मैं एक अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, मतलब ऑथर जो हैं वो बोल रहे हैं कि मैं एक जोरदार एक अनिश्चितता देख रहा हूँ जो कि बनी हुई है, एक लैक ऑफ बैलेंस है, मतलब एक बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा वर्ल्ड है आर्ट का और जो रियल वर्ल्ड है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। द फेमस नोबल बाय पीटर वेसिस एस्थेटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्सप्लोर द सिम्बियोटिक रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल अपोजिशन एंड लिबरल आर्ट्स। तो जो एक फेमस नोबल थे पीटर वेस, उन्होंने एक अपना नोबल लिखा था द एस्थेटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस, उन्होंने एक कनेक्शन बताया था उसमें जो पॉलिटिकल अपोजिशन है और जो लिबरल आर्ट है। हैड लेनिन ही विशेस मेड द डैडिएस्ट the revolutionary vision to fight against totalitarianism would have achieved that interconnectedness, underscoring the entirely of revolutionary transformation of each component of social existence। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो लेनिन है, काश उन्होंने जो है वो डैडियस जो है उनको सुना होता, उनको मतलब उनके साथ मिले होते, तो जो रिवॉल्यूशनरी विज़न था टोटलिज्म के साथ फाइट करना। टोटलिज्म का मतलब होता है पूरी, मतलब जो किसी की आज़ादी है उसके ऊपर, लोगों की जो आज़ादी है उसके ऊपर कंट्रोल कर देना। तो जो फाइट थी अगेंस्ट टोटलिज्म, उसको हम लोग अचीव कर सकते थे, शायद वो अचीव हो सकती थी। दैट इंटरकनेक्टेडनेस अंडरस्कोरिंग द इंटायरली ऑफ रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सोशल एक्सिस्टेंस, ठीक है। और हम लोग जो है अंडरस्कोरिंग का मतलब होता है जांच करना, और जो रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब जो चेंजेस हो रही हैं पूरी सोसाइटी में सोशल एक्सिस्टेंस की, उसकी भी जो है वो जांच हो सकती थी, ठीक है, अगर वो डेडियस से मिले होते। उसके बाद क्या है, इन दिस सिंथेसिस लाइज द डिफेंस ऑफ पैरियड कल्चरल स्पेस अगेंस्ट द बर्डन ऑफ मोनोलिथिक रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी। तो ये जो सिंथेसिस है, मतलब ये जो सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ के में मिलावट होना, मिला होना, तो ये जो सारी चीज़ें मिली हुई हैं, इसमें एक डिफेंस है कल्चरल स्पेस का, जो मोनोलिथिक सोसाइटी है, रिलीजियस एथनिक आइडेंटिटी है, इनकी जो फाइट है एक दूसरे के साथ, तो उसमें एक किस्म का जो डिफेंस होता है। डिफेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति जो है, किसी चीज़ को आप लोग रोक सकते हो। तो अगर आर्ट एंड कल्चर हमारा पार्ट बनेगी, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देंगे, पुरानी पोइट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, तो इन सब चीज़ों का जो मिश्रण है ना, वो एक डिफेंस बनाता है हमारे जो हमारा बर्डन है मोनोलिथिक रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी, जो हम एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, तो उसके प्रति एक जो है वो एक डिफेंस प्रोवाइड करता है। अंडरपाइंड बाय ए प्रोग्रेसिव लेफ्ट विंग पर्सपेक्टिव, और इसको सपोर्ट करता है जो हमारा लेफ्ट विंग पर्सपेक्टिव है, जो लिबरलिज्म की बात करता है। जैसे इंडिया में कांग्रेस हो गई, और राइट विंग हो गया जो हमारी बीजेपी हो गई, जो एक कल्चर पे, एक मतलब हमारे जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है उस पर फोकस करती है, ठीक है। तो इस चीज़ को कौन सपोर्ट करता है, आर्ट कल्चर को, जो हमारा लेफ्ट विंग पर्सपेक्टिव है। द डिफेंस गेन्स इन सिग्निफिकेंस बेस्ड एज इट इज़ ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल आर्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कॉम्बिंग पास्ट एंड प्रेजेंट एंड एस्टैब्लिशिंग लिंक्स टू शेप ए वर्ल्ड, ठीक है। तो इससे जो डिफेंस हमें मिलता है, ठीक है, बेस्ड एज इट ओन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल आर्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारे जो क्रिटिकल आर्ट है इनहेरिटेंस की, मतलब जो आर्ट पुराने ज़माने से चली आ रही है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, और ये एक बेटर वर्ल्ड को शेप करने में हमारी हेल्प करता है।
The reasonatory, therefore, of the study of liberal arts buoyed by peace and communal harmony is articulated by Stephen Dedalus in James Joyce's famous work, The Portrait of Artist as a Young Man, where he sets out his ideology of liberty from nationality, language and religion. तो जो reasonatory थे उन्होंने जो कि स्टडी करते थे लिबरल आर्ट्स की, ठीक है, उन्होंने भी एक कविता लिखी थी, मतलब एक पोइट्री लिखी थी, ए पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, जिन्होंने उसमें उन्होंने कुछ आइडियोलॉजी बताई थी अपनी लिबर्टी की, आज़ादी की, नेशनैलिटी की, लैंग्वेज की और रिलीजन की। इन वन ऑफ द सेंट्रल स्टेटमेंट्स इन बोल्ड लिटरेचर ही सेज, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा था, आई विल नॉट सर्व दैट इन विच आई नो लॉन्गर बिलीव वेदर इट कॉल्ड इटसेल्फ बाय माई होम। तो मैं कभी भी सर्व नहीं करूँगा, आई विल नॉट सर्व दैट इन विच आई नो लॉन्गर बिलीव वेदर इट कॉल्ड इटसेल्फ माई होम। तो जिन चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता उन चीज़ों को मैं सर्व नहीं करूँगा, ठीक है। माई फादरलैंड और माई चर्च एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन सम मोड ऑफ लाइफ और आर्ट एज ए फ्रीली एज आई कैन। तो मैं अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस करूँगा कि मैं एकदम फ्री हूँ लाइफ में और आर्ट में। The efficacy of coercion of free thought therefore becomes negligible when the state makes the appalling slip of turning our universities into retrogressive organs of the state। efficacy का मतलब होता है प्रभाव, किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट। तो जो इफेक्ट है कोरिजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फोर्सफुली कोई चीज़ करना। तो फ्री थॉट को, तो जो कोरिजन का इफेक्ट है मतलब किसी के ऊपर फोर्सफुली कोई चीज़ करना, फ्री थॉट को किसी के रोकना, वो नेग्लिजिबल बन जाता है जब जो स्टेट्स है ना वो अपेलिंग स्लिप ऑफ टर्निंग अवर यूनिवर्सिटीज़ इनटू रेट्रोग्रेसिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट। तो जब हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टर्न हो जाती हैं इनटू रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है एकदम बेतुकी बकवास, ठीक है। हैंड्स द नीड अराइजेज टू सीक अल्टरनेटिव्स एंड रिटर्न टू फिलॉसफी। तो अभी हमें ज़रूरत है कि हम इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढें, कोई इसका अलग से उपाय ढूंढें और हमारी फिलॉसफी जो है उस पर हम लोग रिटर्न करें। रियलाइजिंग वी हैव मेड ब्लंडर्स इन एक्सेप्टिंग द फोर्सेस ऑफ न्यू लिबरलिज्म एंड डेटोराइटिंग डेमोक्रेसी कंडीशंस। और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि हमने जो है एकदम ब्लंडर किए हैं न्यू लिबरलिज्म की जो फोर्सेस है और जो डेटोरेटिंग डेमोक्रेटिक कंडीशन है उनको समझने में। डेटोरेटिक का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है। फोकस ऑन लिबरल आर्ट्स, तो जो लिबरल आर्ट्स हैं मतलब जो हमारी कलाकृति हैं उस पर हम लोग कैसे फोकस कर सकते हैं। ए सीरियस थॉट दैन हैज़ टू बी गिवन टू द लिबरल आर्ट्स इन अवर यूनिवर्सिटीज़ विच सीम टू हैव बीन पुश्ड इनटू बैकग्राउंड ऑफ स्टेट प्रोग्राम्स एंड फंडिंग। तो हमें जो है ना वो एकदम सीरियस तरीके से सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, ध्यान देने की ज़रूरत है किसकी ओर, जो हमारे लिबरल आर्ट्स हैं जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं या दिखाई जाती हैं, विच हैज़ बीन पुश्ड इनटू द बैकग्राउंड ऑफ स्टेट प्रोग्राम, जो कि अब हमारी स्टेट्स के सिर्फ प्रोग्राम्स में दिखाई जाती हैं और फंडिंग में दिखाई जाती हैं। अलास आई सी द एंड ऑफ यूनिवर्सिटीज सच एज विश्व भारती एंड और दी साबरमती आश्रम। तो इसी कारण हम लोग जो है वो ख़त्म देख रहे हैं, मतलब एंड देख रहे हैं हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे विश्व भारती हो, जहाँ साबरमती आश्रम हो, जो हमारी आर्ट और कला को दिखाती थी, एट दी हैंड ऑफ विशियस राइट विंग फोर्सेस। और किनके कारण ये हो रहा है, जो विशियस खतरनाक राइट विंग फोर्सेस हैं जो सिर्फ एक रिलीजन पे फोकस करती हैं और चेंजेस को लाने में जो है वो हिचकिचाती हैं। उसके बाद वी सफ़र एन एमनीशिया ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर फियरलेस माइंड। एमनीशिया का मतलब होता है किसी चीज़ को भूल जाना। तो हम लोग सफ़र कर रहे हैं किस चीज़ से, जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो फियरलेस माइंड था, उनके जो विचार थे उनको हम लोग भूल रहे हैं और उनके जो बिलीफ थे नॉलेज में वो भी हम लोग जो है वो भूल रहे हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ आर्ट अंडर द थर्ड रिच। तो हम लोग आर्ट की एग्जाम्पल देंगे अंडर द थर्ड रिच। थर्ड रिच मतलब जब जर्मनी में हिटलर का रूल था। All centers of learning and the liberal arts were shut owing to the mindless fixation with economic productivity that led to the Hitler's intensively nationalistic war machine। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो भी सेंटर थे लर्निंग के और जो भी लिबरल आर्ट्स थे वो बंद कर दिए गए थे और एक माइंडलेस मतलब जो एकदम बेकार बुद्धि के लोग थे उनको दिए गए थे, जिससे हिटलर जो है एकदम नेशनलिस्ट वार मशीन बन गया था और युद्ध जो है एकदम स्टार्ट हो गया था। क्योंकि जो हमारी आर्ट है, जो हमारी कला है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं। ऑल ग्रेट थिंकर एस्केप्ड फ्रॉम जर्मनी। जो भी अच्छे सोचने वाले लोग थे वो जर्मनी से भाग गए। 1 ईयर आफ्टर द अलाइड विक्ट्री द हिस्टोरियन फ्रेडरिच पब्लिश द जर्मनी कैटास्ट्रोफ रिकमेंडिंग द क्रिएशन ऑफ जियो कम्युनिटी। तो जैसे ही मतलब जब अलाइड जो ग्रुप था, दूसरा जो ग्रुप था, जब उनको वार में विक्ट्री मिल गई तो जो फ्रेडरिच थे उन्होंने पब्लिश की थी एक बुक जिसमें उन्होंने जियोथी सोसाइटी को बनाने की डिमांड की थी और इसके लिए काफ़ी उन्होंने न्यूमरस सेरेमनीज़ भी की थी और जो अच्छे पोइट थे, जो लिटरेरी फिगर्स थे, उनको जो है वो उन्होंने काफ़ी मतलब
प्रोत्साहन किया था, उनका काफ़ी तारीफ़ की थी और क्लासिकल म्यूज़िक को भी जो है वो ग्रेट बताया था। दिस वॉज दी ओनली वे ऑफ ह्यूमनाइजिंग जर्मन अगेंस्ट दी ऑनस्लॉट ऑफ फेसिज्म। फेसिज्म का मतलब होता है कट्टरता। तो ये एक अच्छा मौका था ह्यूमनाइज करना, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करना ऐसे जर्मनी के जो कि जिसके ऊपर हमला हो रहा था फेसिज्म का, कट्टरता का। मेनिक फेथ इन द सुपरमेसी ऑफ ह्यूमनिज्म to protect Germany and possibly the world from political radicalism can be seen in Goethe's Franz Friedrich Schiller's notion of university free from resentment, xenophobia and lust for power। तो मतलब जो भी प्रोटेक्ट करना था जर्मनी को, ठीक है, एंड पॉसिबली दी वर्ल्ड और पूरे वर्ल्ड को फ्रॉम पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। रेडिकलिज्म का मतलब होता है जो कट्टरता है उसको, वो भी हम लोग देख सकते हैं। जो जोइथिस फ्रेंड थे फ्रेडरिक शिलर, उन्होंने उनकी जो धारणा थी, उनके जो विचार थे, नोशन का मतलब होता है विचार, ऑफ ए यूनिवर्सिटी फ्री फ्रॉम रेसेंटमेंट, जीनोफोबिया एंड लस्ट फॉर पावर। उसके बाद क्या है, our humanities programs therefore have to be spirited enough to act as safeguard against the worst irrational thinking that shuts us from the wisdom of poetry and literature। तो हमारी जो ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम होते हैं, वो इस तरह से होने चाहिए कि वो एक सेफगार्ड, एकदम प्रोटेक्शन की काम, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें हमें, जो वर्स्ट सबसे ख़राब इरेशनल थिंकिंग है, ख़राब थिंकिंग है, जो कि हमें पोइट्री और लिटरेचर से दूर लेके जाती है, फिलॉसफी और थियोलॉजी से दूर लेके जाती है, आर्ट और हिस्ट्री से दूर लेके जाती है। द इवैक्यूएशन ऑफ म्यूजिक ऑफ बॉब डायलिन एंड डिज़ायर स्टेट ब्लेंड्स विद रॉयट्स इन शिकागो विद प्रोएक्टिव अपराइजिंग इन पेरिस एंड बर्लिन। तो जो सॉन्ग्स थे, म्यूज़िक था बॉब डायलिन का, ठीक है, उसने क्या किया था, ब्लेंड्स विद रॉयट्स इन शिकागो, उससे क्या हुआ था, कुछ रॉयट्स हुए थे, कुछ झगड़े हुए थे शिकागो में, ठीक है। दी Prague spring of 1968, the fleeting period of political liberalization in the Slovakia that resulted in the invasion of the Soviet Union is the single most historic event that inspired many dissident movements। तो जो प्रेग स्प्रिंग था 1968 का, और जो पीरियड था पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन का, जहाँ पे इन्वेजन हुआ था सोवियत यूनियन पे, ये एक सिंगल मोस्ट हिस्टोरिक इवेंट था जिसने इंस्पायर किया था बहुत सारी मूवमेंट्स को। द ब्रेथ टेकिंग इवेंट गेट द म्यूज़िक ऑफ दोज डे। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही थी, जो वहाँ का म्यूज़िक था, वहाँ की आर्ट थी, वहाँ की कल्चर थी। द ब्रेथ टेकिंग इवेंट गॉट द म्यूज़िक ऑफ दोज डे ओपन न्यू पाथवेज टू वाइब्रेंट कल्चर एंड पॉलिटिकल टेरेन। तो जो वहाँ का उस टाइम का जो म्यूज़िक था, ब्रेथ टेकिंग मतलब गजब का म्यूज़िक था, उसने एक नए रास्ते बनाए, नए कल्चर्स के लिए, नए पॉलिटिकल एरिया के लिए। इवोकिंग ए डीपली फेल्ट सेंस ऑफ हिस्टोरिकल मिलियू ऑफ द पीरियड, म्यूजिक ऑफर्ड ए स्कैथिंग क्रिटिक ऑफ द एंटी ह्यूमनिस्टिक वर्किंग्स ऑफ स्टेट अपरेटस। तो इवोकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को इवोक करना, लागू करना। तो एक सेंस हिस्टोरिकल पीरियड की, ठीक है, म्यूज़िक ऑफर्ड ए स्कैथिंग क्रिटिक। म्यूज़िक क्या करता है, एक स्कैथिंग क्रिटिक को ऑफर करता है जो कि एंटी ह्यूमनिस्टिक होता है, मतलब ह्यूमैनिटी जो है उसके खिलाफ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए वेपन मतलब एक हथियार, एक कैसे हम लोग आर्ट एंड कल्चर को एक हथियार की तरह यूज़ कर सकते हैं। अनडिनाइनेबल दैन द एजुकेशन इन कल्चर, फिलोसफी एंड आर्ट हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिंग फॉर्थ एज मार्था Nusubum writes, in advanced humanistic society accomplished to oppose the rebirth of nationalism, the tribalism of technology and vulgarity of commerce and the cultivated stupidity of the media and the universities। ठीक है, तो ये चीज़ें अनडिनाइनेबल हैं, ठीक है। एजुकेशन इन कल्चर, चाहे एजुकेशन हो कल्चर में, फिलॉसफी और आर्ट हो, उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो, ये लिखा हुआ है मार्था नुसबम ने, एंड एडवांस ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी अकम्पलिश टू अपोज दी। जो एडवांस ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी है ना, वो अकम्पलिश हुई है, बनी हुई है अपोज करने के लिए जो रीबर्थ है नेशनलिज्म का, टेक्नोलॉजी का, वल्गैरिटी ऑफ कॉमर्स का। ओस्टेंसिवली मतलब जाहिर तौर पे, द डेफिशिएंसी ऑफ ट्रेनिंग इन द लिबरल आर्ट्स इज़ व्हाट रेस्ट्रिक्ट्स पॉलिटिकल एंड एकेडमिक लीडरशिप। ओस्टेंसिवली का मतलब होता है जाहिर तौर पे, तो जाहिर तौर पे जो कमी है ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में लिबरल आर्ट की, ये हमें रिस्ट्रिक्ट करती है, रोकती है पॉलिटिकल और एकेडमिक लीडरशिप से। स्टीप्ड इन द लव ऑफ आर्ट, स्टूडेंट्स विल रेडली कम टुगेदर अक्रॉस डिवीजन ऑफ क्लास, रेस एंड रिलीजन एंड देयर बाई इरेक्ट ए मिली अपोज्ड ऑफ absolutism। Indeed, in the face of the nightmare of history, it is poetry that becomes the weapon against barbarism and the global phenomena of persecution। persecution का मतलब होता है उत्पीड़न। तो यही लिखा हुआ है आथर ने कि पोइट्री ही है जो एक वेपन बन सकती है, एक हथियार बन सकती है, जो परसिक्यूशन है, जो उत्पीड़न है, उसको दूर करने के लिए।
The foremost critical question before is us to see how and if academic scholarship can challenge the corporate media and the state, evolving a new lexicon that can confront assumed assumptions of knowledge. तो हमारे लिए क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि कैसे अकादमिक जो स्कॉलरशिप है वो चैलेंज कर सकती है हमारे जो कॉरपोरेट मीडिया है और जो स्टेट है, इवॉल्विंग ए न्यू लेक्सिकॉन और एक न्यू लेक्सिकॉन बना सकती है जो कन्फ्रंट कर सकता है जो हमारी एजम्पशंस हैं नॉलेज की. द 1960 वर ए वे टू गो अबाउट इट इन द फेस ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स एग्जामिनिंग द एंड क्वेश्चन अवर सोशल एंड हिस्टोरिकल सिचुएशन. अवर स्ट्रगल कंटिन्यूज एंड आई एम कन्विंस्ड दैट द मेमोरीज ऑफ दैट टाइम will be cherished by future generations and provide the basis for the renewal of struggles and campaigns for social justice and freedom of inquiry. तो आतर का यही कहना है कि जो 1960s की जो आर्ट थी, जो कल्चर थी, जहाँ जो भी पुराने कल्चर थे, वो फ्यूचर जनरेशन को हेल्प कर सकते हैं उनकी स्ट्रगल्स में, उनके कैंपेन्स में जो सोशल जस्टिस और फ्रीडम के लिए होते हैं. तो आर्टिकल जो है काफ़ी टफ भी था और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मतलब मुझे नहीं लगा. तो लेकिन फिर भी हमें तो डेली का एक आर्टिकल करना ही है. तो आप लोग इसको एक बार खुद से ज़रूर पढ़ना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना. जय हिंद.